हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 30 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 29 अगस्त को। और ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो आप लोगों ने मेजर ध्यानचंद का नाम ज़रूर सुना होगा। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो इन्हीं की जयंती पर यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और ये पहली बार मनाया गया था 29 अगस्त 2012 में। अच्छा, ये तो हुई राष्ट्रीय खेल दिवस की बात। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे, जबकि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, यानी कि विश्व अंगदान दिवस। और 26 अगस्त को क्या मनाया गया है, महिला समानता दिवस, यानी कि वुमेन इक्वालिटी डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस, जिसका नाम है प्रतीक्षा, इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। और समुद्री एम्बुलेंस, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए, अभी हाल ही में जो केरल गवर्नमेंट है, इसने तिरुअनंतपुरम जिले के विजिन जाम गांव से इस समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है। और देखिए, इसके अलावा भी 2 अन्य समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की जाने वाली हैं, जिसका नाम होगा प्रत्यक्ष और दूसरे का नाम होगा करुण्य। जो प्रत्यक्ष समुद्री एम्बुलेंस है ये लॉन्च की जाएगी केरल के एर्नाकुलम में, और करुण्य को लॉन्च किया जाएगा केरल के कोझिकोड में। तो ये तीनों ही समुद्री एम्बुलेंस का नाम आप याद रखेंगे। और ये जो समुद्री एम्बुलेंस है लगभग 6 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, जिसे कि समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों का जीवन बचाने के लिए बनाया गया है। अब यदि हम बात करें केरल की, तो राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम। और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए, केरल से रिलेटेड यदि आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करना चाहें तो जो केरल का कोझिकोड है, इसी कोझिकोड से भारत का पहला IWTC यानी कि इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया। अब यहाँ पर भारत में पहले की बात की जा रही है। तो यदि आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकें तो कुछ समय पहले ही गुजरात के गांधीनगर से भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया था गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ में है अंबिकापुर, और अंबिकापुर में ही भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। जबकि भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF को परचेस नहीं किया है तो इसके लिंक अभी भी ओपन है। इस PDF में आप लोगों को लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के, मतलब कि 800+ क्वेश्चन करंट अफेयर के विथ डिटेलिंग, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है सेम उसी फॉर्मेट में ये करंट अफेयर की PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप सभी के रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इस PDF को आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। शिंजो अबे, जो कि अभी तक जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अभी हाल ही में हेल्थ इशू के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जापान के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है जापान की लोकेशन। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और इसी टोक्यो में 2021 का
जो टोक्यो ओलंपिक है ये आयोजित किया जाना है। यहाँ की करेंसी क्या है? येन। भारत और जापान के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है, एक तो है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। ये दोनों ही एक्सरसाइज आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे देने की बात की जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। यदि हम बात करें माली की, तो मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही में जो माली के प्रेसिडेंट है इनका नाम है इब्राहिम बाउकर। इन्होंने अभी हाल ही में सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दिया है। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फिलिप, इन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर ये बनाए गए थे जैन कॉस्टेक्स। और अभी हाल ही में जब लेबनान में इमरजेंसी लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी, रीज़न मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण से लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब और इनकी पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है केविन मेयर ने। और केविन मेयर इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इनके स्थान पर अब नए सीईओ होंगे वेनेसा पापस। यदि हम बात करें टिकटॉक की, तो ये एक बायोडांस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है। ये एक चाइनीज़ कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसके जो संस्थापक हैं ये है झांग थिमिंग। अब यहाँ पर भी इस्तीफा दिए जाने की बात की जा रही है, तो 1 साल से ऊपर हो चुका है बिनी बंसल को इस्तीफा दिए हुए। ये कौन है? तो ये फ्लिपकार्ट के को फाउंडर और सीईओ थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। और अभी हाल ही में जो IBM के सीईओ यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके जो सीईओ हैं गिनी रोमैटी, इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अब IBM के नए सीईओ ये कौन बने हैं? अरविंद कृष्णा। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं जो कि अब IBM के सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की जाएंगी सुश्री सुधा पेनुली। और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट टीचर्स के लिस्ट में शामिल किया गया है। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से। अब अवार्ड की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण, इन दोनों को ही हाल ही में एक अवार्ड मिला है 2020 का लीडरशिप अवार्ड। आनंद महिंद्रा कौन है? तो ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जबकि जो शांतनु नारायण है ये है एडोब के सीईओ। इन दोनों को ही अभी हाल ही में 2020 के लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि जो किरण मजुमदार शॉ हैं ये कौन है? तो ये बायोकॉन के संस्थापक है। इन्हें भी हाल ही में यानी कि जून 2020 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश के अब जो नए गृह सचिव है ये बन गए हैं तरुण गाबा। और तरुण गाबा इन्होंने स्थान लिया है SK भगत का। जो तरुण गाबा है ये 2001 बैच के IPS ऑफिसर हैं और यही बन गए हैं उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह सचिव कौन है? तो ये है अजय कुमार भल्ला। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए जहाँ कहीं भी अजय कुमार भल्ला लिखा है तो ये है हमारे गृह सचिव, लेकिन यदि केवल अजय कुमार लिखा है तो ये है हमारे रक्षा सचिव। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, गृह मंत्री हैं अमित शाह। और कुछ समय पहले ही अमित शाह जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है साकेत कुमार को। अच्छा, अमित शाह जी से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इनके जो बेटे हैं जिनका नाम है जय शाह, इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही BCCI के सेक्रेटरी के रूप में कर दी गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी समय से बंद है, जिसके कारण जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये घर पर हैं। तो उन्हीं के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही एक YouTube चैनल की भी शुरुआत की गई है,
ताकि घर पर ही रहकर वे अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें और फिटनेस पर भी ध्यान रख सकें। और यही लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ समय पहले अपने ही नाम का यानी कि एके नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये कौन है? तो ये हैं अनिल बैजल जी। दिल्ली से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं जो कि कोविड-19 के दौरान लॉन्च की गई, जैसे कि 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड और एसएस कोरोना। ये सभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। और आप क्या याद रख सकते हैं? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर अभियान की बात की जा रही है, तो अदर स्टेट हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अभियान लॉन्च किए हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो किल कोरोना अभियान, चरण पादुका अभियान और एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020। यह भी हाल ही में यानी कि जून में ही, जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, तब इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस पोर्टल के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, इस पोर्टल की मदद से जो प्रवासी भारतीय और NRI हैं, उन्हें यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो ये अपने मुद्दों को राज्य सरकार की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा पाया जाता है कि इन लोगों को यानी कि जो भी NRI लोग होते हैं, उन्हें अपने परिवारों या समाज से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या होती है तो उनको सुलझाने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो उन्हीं के लिए हेल्प करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और जो आनंदीबेन पटेल है, ये हाल ही में मध्य प्रदेश के भी राज्य का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है, हमारा जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य ये उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य स्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 50 लाख रुपए के बीमा कवर की। तो इसके अंतर्गत ड्यूटी पर यदि कोई भी जर्नलिस्ट, होमगार्ड्स या कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिसका निधन हो जाता है, तो उसके लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि और कई राज्य सरकारों ने भी ऐसी स्कीम चलाई है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। असम ने 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का फैसला किया है। असम की राजधानी क्या है? दिशपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। असम गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, जैसे कि अपोनर, अपोघर स्कीम, अरुंधति स्कीम। अच्छा, अरुंधति स्कीम इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत असम में जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, उन्हें उनकी शादी पर असम गवर्नमेंट 1 तोला सोना देगी। आप लोगों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये असम में ही स्थित है। और इसी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अभी जो बाढ़ आया था असम में, उसके कारण सैकड़ों जानवर मारे गए थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो भारत की तरफ से भाग लिया पीयूष गोयल जी ने। तो देखिए, ये जो समिट रहा था इंडिया आसियान काउंसिल का, तो भारत और आसियान के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था वर्चुअली आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण कोई भी बैठक नहीं हो पा रही है। अब देखिए, यदि हम बात करें आसियान की, तो आसियान की फुल फॉर्म बनती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
जकार्ता में। अब देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आसियान की कुल कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो कुल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इन 10 मेंबर कंट्रीज़ का नाम याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक है, तुम BSc करके 2mm टीवी पर IPL देख रहे हो, बस इतनी सी ही ट्रिक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी शायद कहीं से कभी पढ़ा था, तो ये मेरे नोट्स में सेव था। आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ट्रिक सिंपल सी है, तुम BSc करके 2mm टीवी पर IPL देख रहे हो, तो इस तरह आप आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। वो कैसे? ब्रुनई, सिंगापुर, कंबोडिया, 2mm यानी कि 2 बार MM मतलब कि म्यांमार और मलेशिया, टीवी मतलब थाईलैंड, वियतनाम, IPL मतलब कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। यही है आसियान की कुल 10 मेंबर कंट्रीज़। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जलधाराओं को कवर कर लिया है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य को कवर कर लिया है, और स्ट्रेट को कवर करते हुए मैंने आप लोगों को 8 स्ट्रेट याद करवा दी थी। 2 सिंपली स्ट्रेट है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पास है पनामा स्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा ये जल संधि नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है, और भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो ये तो हो गई स्ट्रेट की बात। अब अगले पोर्शन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? चक्रवात के बारे में, क्योंकि जो चक्रवात है इस साल काफ़ी चर्चे में रहे हैं, जैसे कि भारत में भी अम्फान और निसर्ग चक्रवात चर्चे में रहे हैं। तो इसका बेसिक मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये है इक्वेटर। जब मैंने आप लोगों को जलधाराओं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था जो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं बहती हैं उसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं इसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम चक्रवात डिस्कस करेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो उसमें वायु की दिशा ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा ये होती है क्लॉकवाइज। तो ये इसमें एक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखिए भारत के आसपास जो चक्रवात आते हैं उसे तो हम सिंपल भाषा में चक्रवात ही कहते हैं, जैसे कि अम्फान और निसर्ग। लेकिन जो जापान और चाइना के पास समुद्री क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं इसे नाम दिया गया है टाइफून। एग्जाम का पार्ट कई बार बना है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है यहाँ पर जो चक्रवात आता है इसे कहा जाता है विली विली। और कैरेबियन सागर में एक चक्रवात आता है जिसका नाम है टारनेडो, और इसका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ नहीं होती, तो ये नहीं होती है दक्षिणी अटलांटिक सागर में और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में। और क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र का सरफेस है ये कम होता है। ये आप लोगों को ज़रूर याद होना चाहिए। एक और चीज़, टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। किस स्केल पर? टी स्केल पर। तो आज हमने चक्रवातों से रिलेटेड केवल बेसिक समझा है। पर डे हम कुछ कुछ डिस्कस करते रहेंगे चक्रवात प्रति चक्रवात के बारे में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर था वाराणसी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।